Hey guys, what's up? So this is your educator Adarsh Raj and I'm back with another awesome lecture in physics. So ये है lecture number 2 for the series 35 35 35 means हम लोग कर रहे हैं 35 days में 35 the most important topics in physics for the second term examination जिससे हम टारगेट कर रहे हैं 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स। ठीक है बेटा, लेक्चर 1 हो चुका है। लेक्चर 1 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए लेक्चर 1 देखिए अगर आपने नहीं देखा है। ठीक है, और इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैंने आपको बोला था कि मैं टारगेट लेके चल रहा हूं कि एटलीस्ट 1 के व्यूज मुझे हर वीडियो पे चाहिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके लिए फुल न्यूमेरिकल सीरीज लेके आऊंगा सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 के लिए। तो देखिए बेटा, लाइट रे जब भी पाथ को चेंज करेगी, मीडियम को चेंज करेगी, तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। इसी फिनोमिना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। इस फिनोमिना की वजह से होता क्या है कि जब भी हम एयर में मौजूद रह के, यानी ऑब्वियसली हम लोग एयर में रहते हैं, तो जब भी हम किसी वाटर टैंक में या पॉन्ड में कोई चीज देखेंगे जो कहीं किसी डेप्थ पे होगी, मान लो बॉटम टैंक पे है, तो वो अपनी एक्चुअल डेप्थ में ना दिखाई दे करके एक एपरेंट डेप्थ पे दिखाई देती है। मतलब हमें लगता है कि वो 2 मीटर नीचे है, जबकि एक्चुअली वो 4 मीटर नीचे हो सकती है, 6 मीटर नीचे हो सकती है। तो इसे हम एपरेंट डेप्थ बोलते हैं। इसकी वजह से जो बॉटम है टैंक का, द बॉटम ऑफ द टैंक फिल्ड विद वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड, हमें ऊपर दिखाई देता है व्हेन व्यूड अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट तुमने टैंक के बॉटम पे रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल पोजीशन तो ये है, लेकिन वो दिखाई कहां देगा आपको? आई पे दिखाई देगा। कहां दिखाई देगा आपको? आई पे दिखाई देगा। तो जब भी हम किसी रेयरर मीडियम से, यानी कि एयर से हम किसी डेंसर मीडियम में देखेंगे, तो आपकी जो एपेरेंट डेप्थ है वो हमेशा कम आएगी आपके रियल डेप्थ से। तो एपेरेंट डेप्थ जो है वो हमेशा रियल डेप्थ से कम आएगी। और ये किस पे डिपेंड करेगी बच्चा? ये डिपेंड करेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अगर हम एयर की बात करते हैं तो क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो हम सीधे बोल देते हैं डेंसर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगी। लेकिन अगर रेयर का मीडियम ऐसा हुआ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 नहीं है, तो ये किस पे डिपेंड करेगी? तो ये डिपेंड करेगी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। किस पे डिपेंड करेगी? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका लेक्चर ऑलरेडी लेक्चर 1 में मैंने दे दिया है कि क्या होता है, कैसे वर्क करता है। अब देखो बच्चा, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है यहां पे, ठीक है, ये हमारा ओ ऑब्जेक्ट है, तो अगर इस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है तो हमने मान लो रेयरर मीडियम में यहां पे हमारी आई है, तो होता क्या है, ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे निकलेगी और ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर रेयरर मीडियम में जाएगी। तो यहां से लाइट रे निकली, यहां पे टकराई, इसका नाम दे देते हैं हम पॉइंट का नॉर्मल एन। एन पे टकराई, और क्योंकि हम डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो गई। अब यहां पे हम बना लेते हैं नॉर्मल के साथ एंगल आई, तो ये बन गया एंगल आई, और यहां पे नॉर्मल के साथ बन गया एंगल आर। अब ध्यान से देखो बेटा, क्योंकि ये एंगल आर है और ये नॉर्मल जो है वो इस नॉर्मल के, यहां पे इसको N2 लिख देता हूं, इस नॉर्मल के क्या है? पैरेलल है, इसलिए ये आर और ये आर सेम हो जाएगा। इसी तरह ये वाला आई एंगल यहां पे बन जाएगा आई। ठीक है बच्चा, तो इससे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको पॉइंट आर डाल दूं, कैपिटल आर, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बनती है, ट्राइंगल ओ आर एन। तो ओ आर एन में बेटा हम लोग निकालते हैं टेन आई। टेन आई क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस आर एन बाई ओ आर। ठीक है, लेकिन क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल है, इसलिए हम टेन आई को साइन आई भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, इसके बाद ट्राइंगल आई आर एन देखते हैं हम लोग। आई आर एन में क्या होगा? हम निकालेंगे टेन आर। टेन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर एन बाई आर आई। ठीक है, लेकिन क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल है तो हम इसको साइन आर भी लिख सकते हैं। अब बेटा मैंने आपको बताया था स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में क्या मैंने बताया था आपको? स्नेल्स लॉ में मैंने आपको बताया था कि आप जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे, उस मीडियम में बनने वाले एंगल के साइन को आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यही बताया था मैंने। तो देखो, यहां पे रेयरर मीडियम है म्यू1, उसमें एंगल कौन सा बन रहा है? आर बन रहा है, क्योंकि देखो एयर वाले में आर एंगल बन रहा है और डेंसर वाले में आई एंगल बन रहा है। तो हमने म्यू1 को साइन आर से मल्टीप्लाई किया है और म्यू2 को साइन आई से मल्टीप्लाई किया है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? साइन आई बाई साइन आर।
इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, म्यू के बराबर, और म्यू1 तो 1 है क्योंकि एयर का है। तो यहां से मेरे बच्चों क्या आ गया, साइन आई बाई साइन आर। अब देखो साइन आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर एन बाई ओ आर, और हमारे पास साइन आर की वैल्यू क्या है बच्चों, साइन आर की वैल्यू है आर एन बाई आर आई। तो जब आप इसको काटोगे, कट करोगे, तो आर एन से आर एन उठ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, आर आई बाई आर ओ, एंड दैट इज इक्वल टू आर आई बाई आर ओ, है ना, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके किसके बराबर, म्यू के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, म्यू के, साइन आई बाई साइन आर 1 बाई म्यू के बराबर, है ना। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, हमें साइन आई बाई साइन आर निकालना है, तो ये 1 बाई म्यू हो जाएगा ना, क्योंकि इक्वेशन में यहाँ पे देखिए ये साइन आई है, ये साइन आई, साइन आर इधर आया है तो म्यू टू इधर जाएगा, तो 1 बाई म्यू बनेगा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा, 1 बाई म्यू आ जाएगा। अब देखो यहां से वैल्यू क्या आ गई, यहां से आर ओ बाई म्यू की वैल्यू आ गई क्या, आर आई। और ध्यान से देखोगे तो आर आई क्या है बेटा, ये देखो ये आर आई क्या है, एपेरेंट डेप्थ है, क्या है, एपेरेंट डेप्थ। और अगर आप ध्यान से देखोगे आर ओ क्या है, रियल डेप्थ है। इसका मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है एपेरेंट डेप्थ यानी कि एपेरेंट हाइट इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में म्यू। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका। तो ये डेरिवेशन 3 मार्क्स की आ सकती है। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। तो मैं लिखता हूं बेटा, अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो हम लिख सकते हैं रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सो यहाँ पे μ21 क्या है, μ2 बाई μ1, जहां पे μ2 क्या है, डेंसर मीडियम का, और μ1 क्या है, रेयरर मीडियम का। जहां पे मैंने μ1 को 1 ले लिया है क्योंकि हमारा रेयरर मीडियम एयर था, अगर एयर नहीं होगा तो μ2 बाई μ1 लिखेंगे। और हमारे पास रियल अपॉन एपेरेंट की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, म्यू आ गई। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे बोल देता कि वाटर है और वाटर का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो 4/3, यहाँ पे एयर का 1 है, यहाँ पे क्वाइन जो रखा है वो 10 मीटर डेप्थ पे रखा है। कितने मीटर डेप्थ पे रखा है, 10 मीटर, ये उसकी ओरिजिनल पॉइंट है। तो हमें कहाँ दिखाई देगा, वो आई पे दिखाई देगा, तो आई की वैल्यू बताओ। तो अब देखो बेटा, हमें जो एपेरेंट हाइट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, रियल हाइट है 10 अपॉन में म्यू, म्यू की वैल्यू हो गई 4/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 30/4 यानी कि कितना मिल गया, 7 पॉइंट, और ये मिल जाएगा 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20, तो 7.5 पे मिल जाएगा। क्लियर, अब देखो कितनी डेप्थ आ गई, 7.5, यानी कि कम हो गई ना बच्चों, कम हो गई। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको इजीली मिल सकते हैं, समझ गए। चलो आगे बढ़े। अब देखो इसी में एक बात करता है शिफ्ट की, है ना, इसी में एक बात करता है शिफ्ट की, ध्यान से देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, शिफ्ट। अब अगर ध्यान से देखो तो होगा क्या, ये देखो यहां पे ये आपकी क्या है, एपेरेंट डेप्थ है, ठीक है, और आपकी रियल डेप्थ क्या थी, ये आपकी शिफ्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपकी पूरी डेप्थ ये थी, आप थे यहां पे और आप ऊपर चले गए यहां पे, आप दिखाई यहां पे दे रहे हो, तो ये आपकी शिफ्ट हो गई। तो शिफ्ट के लिए हम क्या कर देंगे, रियल डेप्थ में से एपेरेंट डेप्थ को माइनस कर देंगे। तो वही हमने किया है, कैपिटल एच में से स्मॉल एच को माइनस कर दिया बच्चों। ठीक है, बिल्कुल इजी है, तो शिफ्ट निकाल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, एपेरेंट डेप्थ, अगर हमारे पास रियल डेप्थ एच है तो एपेरेंट डेप्थ क्या है, एपेरेंट डेप्थ हमारे पास एच बाई म्यू है, ये तो निकाली अभी हमने। तो यहां से जब आप h कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1 बाई म्यू आ जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है बच्चों, आपको याद रखना है शिफ्ट की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस 1 बाई म्यू इंटू एच। तो अगर इस क्वेश्चन में सीधा शिफ्ट पूछ लेता तो सीधे शिफ्ट की वैल्यू क्या आ जाती बेटा, 1 माइनस 1 बाई 3/4 और इंटू में h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू है हमारे पास 10, 4/3 है ना, इसको 4/3 लिखेंगे, 4/3। तो आप शिफ्ट क्लियरली दिखा सकते हो, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आगे देखो यहां से, ए वेसल ऑफ डेप्थ d filled with a liquid of refractive index mu1 up to half of its depth and the remaining space is filled with refractive index mu2. अब the apparent depth while seeing the normal to the free surface of the liquid is, जब देखो बेटा अगर आपके पास
लगातार 2 सरफेस आ जाए, 3 सरफेस आ जाए, 4 सरफेस आ जाए, तो आपकी जो एपेरेंट डेप्थ हो जाती है मेरे बच्चों, वो क्या हो जाती है? डी एपेरेंट इज इक्वल टू D1 बाई म्यू 1 प्लस D2 बाई म्यू 2 प्लस D3 बाई म्यू 3। अगर आपके पास n नंबर ऑफ सरफेस आ जाएगी तो आप इसको n तक ले जा सकते हैं सीधा। तो जितनी ज्यादा सरफेस है उतना ज्यादा D1 बाई म्यू 1, D2 बाई म्यू 2, D3 बाई म्यू 3 आप उससे मल्टीप्लाई करते रहिए और आपको एपेरेंट डेप्थ मिल जाएगी। तो ये n नंबर ऑफ लिक्विड के लिए हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में D1 और D2 की वैल्यू उन्होंने बोल दी थी कि हाफ है टैंक की, जो भी हमने डेप्थ लेनी है, तो हमने D1 और D2 की जगह D/2 रख देना है। जब आप D/2 रख देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। D/2 कॉमन हो गया, 1/μ1 प्लस 1/2। अब यहाँ पे लिक्विड भी अगर सेम का होता तो आंसर देख लो, चेक कर लो, सीधा D/μ ही आ जाएगा। ठीक है, 3 के लिए भी कर सकते हैं, 4 के लिए भी कर सकते हैं, इसको ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है, ये आप लोगों को खुद करना है, इसका आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी क्या है, इसमें आप लोगों को क्या करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मटेरियल का। इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करिएगा और ये आप खुद करेंगे। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, सॉल्व करके। चलो अब बात कर लेते हैं कि अगर हम मौजूद हों डेंसर मीडियम में और हम रेयरर मीडियम की चीज को देखें। फॉर एग्जांपल, अगर एक मछली एक चिड़िया को देखे तो तब क्या होता था? जब चिड़िया मछली को दिखती थी तो मछली ऊपर दिखाई देती थी, लेकिन जब मछली चिड़िया को देखेगी तो चिड़िया दूर दिखाई देगी। जबकि मछली पास दिखाई देती थी, ऊपर दिखाई देती थी, चिड़िया दूर दिखाई देगी। तो इस केस में क्या होगा? ये देखो, चिड़िया इसको कहां दिखाई देगी? यहां पे। ये थी तो यहां पे, लेकिन दिखाई देगी यहां पे। तो ये इसकी एपेरेंट पोजीशन है और ये इसकी रियल पोजीशन है। तो बेटा होता क्या है, अब हमें वैल्यू को दूर करना है, तो सोचो एपेरेंट पोजीशन इज इक्वल टू, हम सीधे क्या कर सकते हैं? रियल पोजीशन इंटू म्यू। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देखो वहां पे हमें एपेरेंट पोजीशन जो होती थी वो कम करनी होती थी, तो हम करते थे एपेरेंट पोजीशन इज इक्वल टू रियल पोजीशन अपॉन म्यू। ऐसा कब करते थे? जब हम एपेरेंट डेप्थ निकाल रहे हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा है? डेंसर में। ऐसा कब करेंगे? जब हम एपेरेंट हाइट निकाल रहे हैं, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा है? ऑब्जेक्ट हमारा अब रेयरर में रखा है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है बच्चों? रेयरर में रखा है। इसकी भी डेरिवेशन वैसे ही करनी है। कैसे करोगे आप? देखो अब क्या है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला ऑब्जेक्ट से जो आ रहा है, ये एंगल आई और ये वाला एंगल आर। अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल आर होगा, और ये एंगल आई है तो ये एंगल आई होगा। अब आपको वही दो ट्रायंगल ले लेनी है। इस पॉइंट को नाम डाल दो आर, पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको नाम डाल दो नॉर्मल, इसको आर पॉइंट डाल दो। अब वही ओ आर एन और आई आर एन आप पुट कर लो, या ओ डैश आर एन पुट कर लो, और आप वही दो ट्रायंगल बनेंगे, टेन आई टेन आर, और म्यू से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये कर लेंगे। इस डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पे देखिए बेटा, अगर अब ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है, तो जो एपेरेंट डेप्थ आती है, एपेरेंट हाइट आती है, ये ज्यादा आती है रियल डेप्थ से। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इनटू एयर n21 है तो यहां पे n21 लिख लीजिए, μ21 लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। तो एपेरेंट अपॉन रियल की वैल्यू आ जाएगी म्यू। तो यहां पे जो एपेरेंट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा? म्यू इंटू रियल। म्यू इंटू रियल, और शिफ्ट कितना हो जाएगा? एपेरेंट माइनस रियल, क्योंकि यहां पे किसकी वैल्यू ज्यादा है? एपेरेंट की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए एपेरेंट डेप्थ माइनस रियल डेप्थ करेंगे। कर लोगे? देखिए बेटा, ये भी एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो सनलाइट होती है वो 2 मिनट पहले ही हमें दिख जाती है, सनराइज से पहले, और हमें 2 मिनट बाद तक दिखती रहती है सनसेट के बाद भी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि
हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम की तरह काम करता है, और इस वजह से लाइट रे जो है, जिसको इस अर्थ से मान लो ऐसे जाना चाहिए था, वो यहां से जाके रिफ्लेक्ट हो जाती है और हमें यहाँ पे सन दिखाई दे जाता है। तो ये जो सन है ये हमें पहले ही दिख गया, ये हमें पहले ही दिख गया। सन अभी है कहां पे, यहां पे, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से हमें सन पहले ही यहां पे दिखाई दे रहा है, ओ डैश। ठीक है, तो इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से सनसेट 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, और सन का जो राइज है वो 2 मिनट पहले तक दिखाई देता है, पहले से दिखाई देता है। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है। अब देखिए बेटा, ये है बहुत इंपॉर्टेंट पेपर के लिए, ग्लास स्लैब। बहुत इंपॉर्टेंट है। when the refraction of light take place through a glass slab, then the emergent ray, देखो बेटा ये हमारी इंसिडेंट रे है जो ग्लास स्लैब से फाइनली बाहर निकलती है, वो इमर्जेंट रे है, is parallel to the incident ray and there is no deviation but the ray suffers lateral displacement। देखो बेटा ओरिजिनल पाथ क्या था, ये था, ये इसका ओरिजिनल पाथ था, और लाइट रे ओरिजिनल पाथ से डिस्प्लेस कर गई। तो लाइट रे जब ओरिजिनल पाथ से यहां पहुंच गई तो इसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जबकि डेविएशन नहीं हुआ है कोई, क्योंकि ये दोनों लाइट रे पैरेलल है। ओरिजिनल पाथ इमर्जेंट रे के पाथ से पैरेलल होता है, इसीलिए एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो जीरो होता है। ये ध्यान रख लेना, एंगल ऑफ डेविएशन जीरो होता है, लेकिन देयर इज ए लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है बेटा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब सोचो, यहां से आके लाइट रे टकरा रही है, एंगल आई हो गया, इधर जा रही है ये एंगल आर हो गया, और आर ये भी हो गया ज्योमेट्री के हिसाब से, और ये जो एंगल है ये इमर्जेंट एंगल हो गया। कैसा एंगल हो गया बेटा, इमर्जेंट एंगल। अब सोचो यहाँ पे म्यू एयर है, इसको म्यू एयर लिख लेते हैं, ये म्यू ग्लास है, अगेन ये म्यू एयर है। तो सोचो पहले मैं इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं, तो जब मैं पहली सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, म्यू ए साइन आई। देखो जिस मीडियम में है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उसी के एंगल से मल्टीप्लाई करना, तो म्यू ए साइन आई बराबर म्यू जी साइन आर। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और जब मैं इस सेकंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन कराऊंगा तो इसके लिए स्नेल्स लॉ क्या लिखूंगा बेटा, अब यहां पे आर के साथ कौन है, म्यू जी है, तो अब मैं यहां पे लिख दूंगा म्यू जी साइन आर बराबर, बाहर कौन है ई, ई के साथ कौन है ए, म्यू ए, तो मैं लिख दूंगा म्यू ए साइन ई। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, तो म्यू जी साइन आर दोनों में कॉमन है मेरे बच्चे। अगर दोनों में कॉमन है इसका मतलब क्या हो गया, म्यू ए साइन आई बराबर है म्यू ए साइन ई के। इसका मतलब क्या हो गया मेरे बेटा, आई बराबर ई हो गया, आई बराबर ई। अगर कोई लाइट रे ग्लास स्लैब में से गुजरती है तो वो सेम एंगल पे निकलती है जिस सेम एंगल पे उसने इंसिडेंट किया था। तो इंसिडेंस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू इमर्जेंट एंगल, एंड दैट इज व्हाई इंसिडेंट रे इज ऑलवेज पैरेलल टू द इमर्जेंट रे व्हेनेवर देयर इज अ रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। इज इट ओके टू यू? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े तो देखो बेटा, अब मैं यहां पे इसका यूज करूंगा, ध्यान से देखिए। अब मुझे ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो सबसे पहले मैं कौन सी ट्राइंगल ले रहा हूं, ए बी सी। अब देखो मैं ये ट्राइंगल को डैश कर रहा हूं, ये ट्राइंगल मैंने ले ली ए बी सी। इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है बच्चे, ये जो मैंने बिल्कुल डार्क कर दिया, ये एंगल है आई माइनस आर, क्योंकि ये पूरा आर होगा उसमें, और ये पूरा आई में से आर माइनस कर देंगे तो आई माइनस आर। अब साइन आई माइनस आर क्या होगा, साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है बीसी और हाइपोटेन्यूज है एसी, ए बी, ये बी है, तो ये हमारा हो गया। क्योंकि एंगल बेटा 90 का ये वाला होता है, ये वाला एंगल 90 का है, ये तो ये 90 का है, तो इसलिए ए बी हाइपोटेन्यूज होगा ये, तो बीसी बाई ए बी। तो यहां से बीसी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई ए बी साइन आई माइनस आर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। अब देखो, अब मैं ट्राइंगल दूसरी ले रहा हूं ब्लैक कलर की, ध्यान से देख लेना। अब मैंने ये ट्राइंगल ले ली, ये ब्लैक कलर वाली। जब आप ये ट्राइंगल लोगे ए एम बी में कॉस आर की वैल्यू निकाल रहे हैं, कॉस आर की वैल्यू ए एम बाई ए बी,
तो यहां से ए बी की जो वैल्यू है, जो हाइपोटेन्यूस है बेसिकली, वो हाइपोटेन्यूस आ गया ए एम बाई कॉस आर। इस हाइपोटेन्यूस को उठा के यहाँ पे रख दो। जब यहां पे रखोगे तो बीसी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई बेटा, टी बाई कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। और बीसी ही क्या है हमारा, देखो बीसी ही क्या है हमारा, लेटरल शिफ्ट है। तो लेटरल शिफ्ट की जो वैल्यू आ गई मेरे बच्चों, क्या आ गई, टी बाई कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई। इवन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेई। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हर जगह इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, सो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट, अगर पूछ रहे लाइट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की ग्लास स्लैब के अंदर, ठीक है, तो उसने ए बी डिस्टेंस ट्रेवल की है और ए बी की वैल्यू है टी बाई कॉस माइनस आर। ये सीधा पूछा जा सकता है, कॉस माइनस आर नहीं कॉस आर, ये सीधा पूछा जा सकता है सीबीएसई में। ध्यान रखना कि ग्लास स्लैब में कितनी चलती है, तो टी बाई कॉस आर जितनी चलती है। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन कह रहा है एक एन ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब्स रखी हैं, कई सारी ग्लास स्लैब्स हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 ईच, थिकनेस है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 3 एन तक चल रहा है। अब वो क्या रहा है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज सीन थ्रू दिस कॉम्बिनेशन विद नियर परपेंडिकुलर लाइट, इफ दिस शिफ्ट इज गिवन बाय 1 सेंटीमीटर देन द वैल्यू ऑफ एन इज। तो देखो बेटा अपेरेंट शिफ्ट की वैल्यू मैंने पहले आपको बता दी, डेल्टा एक्स इज T1 माइनस 1 बाई म्यू, जहां पे टी क्या है, थिकनेस ऑफ द स्लैब है। तो जब बेटा हमारे पास बहुत सारी स्लैब होती हैं तो सबकी थिकनेस हमें ऐड कर देनी है, सबकी थिकनेस हमें क्या कर देनी है, ऐड। तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। और ये जो शिफ्ट है ये हमें 1 दिया है, तो क्या हम एन की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यही क्वेश्चन जीपी का बनाया जा सकता था, यही क्वेश्चन ये अभी हमने क्या बना दिया, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर बना दिया, एपी से भी बना सकते थे क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना, सीरीज आएगी तो सीरीज की मैथमेटिकल इक्वेशन आपको याद रखनी, सम ऑफ द स्क्वायर्स का कर देता एन नेचुरल नंबर का, तो फिर उसके हिसाब से बनाते। तो यहां से हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल में आपको ग्लास स्लैब समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर आया है पसंद तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, क्लियर। कल मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 के साथ। एंजॉय करिए इस लेक्चर सीरीज को और अच्छे से पढ़ाई करो बेटा। कोई भी डेरिवेशन नहीं समझ में आ रही है तो दोबारा देखो लेक्चर, ठीक है। और अगर इसके अलावा भी कोई टॉपिक आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं कल।